बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लगातार चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं और इन सॉल्यूशन को आप पढ़ के जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा जरूर हो रहा होगा। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हमने टॉपिक लिया है जिसका नाम है कैटालिसिस या कैटालिस्ट। तो टॉपिक हम डालते हैं कैटालिसिस, यानी इसे उत्प्रेरण भी बोलते हैं और उत्प्रेरक होता है कैटालिस्ट। अब क्वेश्चन मन में यह आता है कि आखिरकार कैटालिस्ट होता क्या है ये कैटालिस्ट। तो एक सिंपल सी बात कहूं आपसे, मैं भी कैटालिस्ट हूं, क्योंकि मैं यहां बैठे आपके रिएक्शन में चेंज कर रहा हूं, आपकी पढ़ाई में चेंज कर रहा हूं, आपके एजुकेशन को प्रमोट कर रहा हूं। इट मींस मैं भी एक कैटालिस्ट का ही काम कर रहा हूं। तो कैटालिस्ट वो रासायनिक यानी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ना, कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। क्योंकि अगर वो बात सही थी कि कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, तो फिर नेगेटिव कैटालिस्ट क्यों होता है? मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। तो कभी ना लिखना आप यही लिखना कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है विदाउट चेंज इटसेल्फ, यानी अपने आप रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके मास में कोई चेंज नहीं आता है और फिर भी वो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पढ़ाने के बाद खुद भूल जाएं या भाई साहब हमारा वजन घट जाए या छोटे हो जाएं, ये संभावनाएं नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को चेंज करता है विदाउट चेंज इटसेल्फ। इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कैटालिस्ट पढ़ने के साथ साथ, जैसे कि मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर हमने अमोनिया बनानी है तो नाइट्रोजन लिए, 3 मोल हाइड्रोजन लिए, यहां आयरन कैटालिस्ट डाला और यहां पर अमोनिया बना दिया। यहां पर एक सब्सटेंस और पड़ता है, इसका नाम होता है मोलिब्डेनम प्रमोटर। अब जैसे मैं आपके रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी पढ़ने की जो अंदर कैपेसिटी है, पढ़ने की जो इच्छा है, उसको प्रमोट करने की कोशिश करता हूं, तो आई एम ए कैटालिस्ट। लेकिन अगर यहीं पर आपके पिताजी हमसे कहें कि सर ये बच्चा आपके सामने सुपुर्द है, इसको जैसे चाहे पढ़ा दीजिए, बस इसे पढ़ना आ जाए, यानी वो हमारी एक्टिविटी को बढ़ा के चले गए। अब हम क्या करेंगे? उस बच्चे पे और मेहनत करेंगे। इसका मतलब उन्होंने हमें प्रमोट किया, तो वो प्रमोटर कहलाए। यानी वो सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे वो कहलाता है प्रमोटर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं। अब कोई आए बोले साहब हमारा बच्चा पढ़े ना पढ़े कुछ कहिएगा नहीं, बिल्कुल। तो भाई साहब हम क्यों कहेंगे कुछ? हम कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब उन्होंने पॉइजन का काम किया। अब हम उस बच्चे को उतना ज्यादा नहीं ध्यान दे पाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर कंडीशन अप्लाई हो चुकी है कि साहब इससे कुछ कहना नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने मेरे लिए पॉइजन का काम किया। अब कैटालिस्ट की एक्टिविटी घटती चली जाएगी। तो प्रोमोटर और पॉइजन कैटालिस्ट पढ़ने के बाद पढ़ने पड़ते हैं। तो प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और जबकि पॉइजन वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके सामने यही रखा हुआ है कि हैवर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया के फॉर्मेशन में आयरन कैटालिस्ट है, जबकि मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम कर रहा है। और अगर रोजनमंड रिएक्शन ले लें, RCOCl और यहां पर पैलेडियम कैटालिस्ट डाल दें, बेरियम सल्फेट एज ए पॉइजन का काम करेगा, बन जाएगा एल्डिहाइड और साथ में निकलेगा HCl। तो यानी यहां पैलेडियम कैटालिस्ट है, बेरियम सल्फेट या क्विनोलिन या बॉइलिंग सल्फर ले लें तो वो पॉइजन का काम करती है। क्योंकि अगर हम ये नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन अल्कोहल पे जाके रुकेगी, और ये हमने डाल दिया तो रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी, यानी ये रिएक्शन को कंट्रोल करके ले गया। तो ये बात हुई हमारी पॉइजन और प्रमोटर की। अब बात ये आती है कि साहब कैटालिस्ट होते कितने टाइप के हैं। तो पहले हम आपसे बात करें कि कैटालिस्ट सबसे पहले तो 2 टाइप के हैं। एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस।
नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, इंड्यूस कैटलिस्ट भी होते हैं, ऑटो कैटलिस्ट, ये एक अलग टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे आज डिस्कस करेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जैसा कि नाम बता रहे हैं, पहले मैं आपको यहां लिख देता हूं होमोजीनियस कैटालिसिस, और यहां लिख देता हूं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं। नाम जैसा कि इंडिकेट कर रहा है हमें कि होमोजीनियस, यानी कि होमो मीन्स सेम। जब रिएक्टेंट कैटालिस्ट दोनों की फेज सेम हो, जैसे कि अगर मान लीजिए यहां 2SO2 प्लस O2 ले लिया जाए, यहां पर NO, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और बन जाएगा 2SO3। तो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में है, होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। अगर मान लीजिए हमने C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल लिए, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2C2H5OC2H5, तो ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा, यानी सेम फेज में है, तो ये कहलाएगा होमोजीनियस। इसी तरीके से अगर C12H22O11 लिया, प्लस इसमें वाटर डाला, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और इसमें H2SO4 की कुछ बूंदें डाली, तो यहां पर H2SO4 होगा, ये भी लिक्विड है, बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा, तो ये भी लिक्विड है दोनों, तो ये कहलाता है होमोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिस्ट का मतलब है कि जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में हो। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करें तो N2 गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, लेकिन आयरन सॉलिड कैटालिस्ट होगा और बन जाएगी अमोनिया। ये कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यहां पर मॉलिब्डेनम लगा दिया, लेकिन अभी इस समय बात हमें कैटालिस्ट की करनी है। तो सॉलिड और गैस, यानी कि जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फेज अलग अलग हो जाए तो उस समय हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बन जाता है। इसी तरीके से 2SO2 प्लस O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड सॉलिड है, 2SO3 बन जाता है। तो इसमें देखिए आप, ये सॉलिड, ये गैस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नाम ही इंडिकेट कर देते हैं कि कैटालिसिस प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, अगर आप बहुत थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं तो। अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है क्या, यानी कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसके थ्रू हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करेंगे। तो वो थ्योरी है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यहां पर मैं लिखता हूं मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बड़ा हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा, बहुत इजी है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये आपके सामने एक कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट है, और ये रिएक्टेंट A और B है। स्टेप नंबर 1, A B इसकी तरफ डिफ्यूज होंगे, तो स्टेप नंबर 1 में ये डिफ्यूजन, यानी ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, और ये जाकर के जुड़ जाएगा इसकी सरफेस पे, कैटालिस्ट की सरफेस पे जुड़ गया, इस तरीके से A और B, यानी डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। अब जैसे डिफ्यूज हुए उसके बाद क्या होगा, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। पहले डिफ्यूज होंगे और फिर एड्सॉर्ब, तो दूसरी स्टेप हो जाएगी एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। अब अगर ये दोनों यहीं पर रिएक्शन करें तो नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो जाएगी तो A और B के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, यानी रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। स्टेप नंबर 3 यहां इन्वॉल्व हो जाएगी। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, स्टेप नंबर 4 होगा कि स्टेप नंबर 4 में फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट और रिमूवल, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। यानी पहले A और B मिलके आए,
फिर वहां पर रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद सेपरेट हो गए। इस समय ये रिएक्टेंट कहला रहे हैं और इस समय ये प्रोडक्ट कहलाएंगे, क्योंकि अब यहां पर क्या हुआ, डिफ्यूजन, यहां एड्सॉर्प्शन, यहां रिएक्शन और यहां पर स्टेप नंबर 4 हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और 5th स्टेप हो जाएगी आपका रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो 5 स्टेप में आप आसानी से याद कर सकते हैं। यानी सबसे पहले कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट को डिफ्यूज कराइए, पास लाइए मतलब, फिर एड्सॉर्ब कराइए, फिर उनके बीच में रिएक्शन कराइए और फिर उनके पास प्रोडक्ट बनाइए और उसे डिसॉल्व कर दीजिए। वहां से डिसॉर्प्शन हो जाएगा। रिमूवल का मतलब डिसॉर्प्शन की बात हम यहां पर करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक टर्म आपको और समझना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा तो दूं, लेकिन उसका कोई एम ना हो, नॉलेज आपको दूं, पेपर कैसे सॉल्व होगा ये ना बताऊं, दिस इज एक्टिविटी। मैं पढ़ाना तो जानता हूं, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाई के साथ उसको प्रॉपर डायरेक्शन दे दूं, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। उसको सेलेक्टिविटी बोला जाता है। यानी कि किसी भी रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देना, बढ़ा देना, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो जब कोई कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है, तो वही उसकी एक्टिविटी है। और जब एक सही दिशा में, प्रॉपर डायरेक्शन में बढ़ा देता है, तो वही इसकी कहलाती है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यानी आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मान लीजिए N2+3H2, यहां पर आयरन कैटलिस्ट का काम कर रहा है, अमोनिया बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अब अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करें कि जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने ये एसिटाइलिन गैस है, अगर एसिटाइलिन गैस में हमने यहां पर लिंडलार कैटलिस्ट डाल दिया, लिंडलार कैटलिस्ट डाला तो प्रोडक्ट बनेगा HHC डबल बॉन्ड CH और हाइड्रोजन गैस इसमें पास कर दी, तो ये रिएक्शन इथीन पर ही जाकर के रुक जाएगी। ये सिलेक्शन किया है हमने कैटलिस्ट का, अच्छा सिलेक्शन कि हमें रिएक्शन यहीं पर रोकनी है। और अगर हमें इथेन चाहिए तो निकिल, पैलेडियम कोई भी ले लें और 3H2 इसमें पास कर दें तो बन जाएगा C2H6। यानी कंडीशन हमारे सामने यहाँ पर, सॉरी 2H2 ले लीजिए और 2H2 जब आप लेंगे तो C2H6 बन जाएगा, यानी कि ये इथेन गैस बन जाएगी। तो अगर हमें इथेन चाहिए तो सिलेक्शन ये करना पड़ेगा, यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिख लीजिएगा। और अगर हमें प्रोडक्ट ये चाहिए तो सिलेक्शन ये करना पड़ेगा, दिस इज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यानी अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए जो कैटलिस्ट का सिलेक्शन किया जाता है वही सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कहलाती है। और जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो एबिलिटी क्या कहलाती है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो इसी के कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस, वो भी आपसे डिस्कस करता हूं। एंजाइम एक वो प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, यानी कि एंजाइम्स आर द हाई मॉलिक्यूलर मास कंटेनिंग प्रोटीनस सब्सटेंसेस विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी एंजाइम वो बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है और वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, एक पर्टिकुलर नेचर होता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को ही बढ़ा सकता है। जैसे कि मान लीजिए C12H22O11 ले लें, इस पर इन्वर्टेज एंजाइम ही काम करेगा। इन्वर्टेज एंजाइम डालें तो बन जाएगा C6H12O6 बनेगा प्लस C6H12O6 बनेगा। यहाँ पर वाटर को आपको ऐड करना होगा। अब यहीं पर अगर मान लीजिए आपने C6H12O6 लिया, अब इसको आपने जाइमेज एंजाइम डाल दिया तो ये पर्टिकुलर इसके लिए हो जाएगा, यानी 2C2H5OH बनेगा, OH बनेगा और साथ में मिलेगी आपको 2CO2। तो इसका मीनिंग हुआ कि एंजाइम वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल यानी कि बायोकेमिकल कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं और ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर में होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को ही चेंज करता है। अब एंजाइम जो होते हैं पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहीं पर एक थ्योरी है की एंड लॉक मॉडल ऑफ
की एंड लॉक मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस, तो यहां पर की एंड लॉक मॉडल है क्या? अगर हम ये मान लें कि कोई भी सबस्ट्रेट जो है, यहां पर ई जो है वो कोई भी एंजाइम है, ई कोई भी एंजाइम है और एफ कोई भी सबस्ट्रेट है, तो ये एंजाइम मान लेते हैं, एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे डिपेंड है। ये पहले डिफ्यूज होगा और डिफ्यूज होने के बाद एक इंटरमीडिएट इस तरीके से इंटरमीडिएट बनाएगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ये इसमें एड्सॉर्ब हो गया, ई एफ पे एड्सॉर्ब हो गया। उसके बाद क्या होगा, ई अलग हो जाएगा, ई अलग हो गया और अलग होने के बाद ये एफ जो है वो प्रोडक्ट बन करके बाहर निकला। तो एंजाइम वैसा ही रह गया जैसा था, लेकिन रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ये सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहलाई की एंड लॉक मॉडल। की एंड लॉक मॉडल का मतलब क्या है कि एंजाइम एक लॉक की तरह काम करता है और सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट एक की तरह यूज होता है। जब लॉक में की पड़ती है तो की के अंदर केमिकल चेंज करता है एंजाइम और उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर रिलीज कर देता है। तो ये कहलाता है की एंड लॉक मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो इसको पढ़िएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से और हमारे साथ बने रहिएगा अपनी केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।